गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे ईसीटी के बारे में। कि ईसीटी के बारे में हम स्टडी करके ये बताएंगे कि ईसीटी में क्या होता है। सबसे पहले ईसीटी आई थी या सब शुरुआत में ईसीटी किस तरह का क्या कार्य करती थी, उसके बाद में जब ईसीटी आई तो वो क्या कार्य करती है, तथा ईसीटी को क्या बोलते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन 19 से 1930 के बीच में जो ईसीटी के अंदर या कन्वर्जन या कोमा जैसे स्टेज उत्पन्न करने के लिए कैम्फर, मेटाजोल नामक जैसी चीज़ों का उत्पन्न किया, जिसको चीज़ों को दिया जाता था। वो इसलिए दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर क्या है, चेंज होता गया और धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन होता गया। और 1930 को अंदर सेकल नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सेकल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, इंसुलिन से शॉक उत्पन्न किया। और उसके बाद में वह क्या है, जैसे जैसे फिर आगे का दौर चला और ईसीटी के अंदर चेंज होते गया। और 1938 के अंदर यूगो कार्लेटी और लुसिनो बिनी नामक वैज्ञानिक ने ईसीटी की खोज की। जो पहले क्या किस नाम से बोलते थे उसको, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, और आज उसका नाम टुडे क्या बोलते हैं इसको, आज किसको क्या बोलते हैं, आज इसका नाम है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। देखो थोड़ा सा बैक के अंदर चले जाते हैं कि पहले क्या होता था। लिखिए ईसीटी, ईसीटी दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी के अंदर हम थोड़े से पुराने दौर की तरफ चलते हैं। वह दौर है 90 से 1930 का दौर। 90 टू 1930 का दौर, या सिंस 90 से 1930 के अंदर, इस दौर के अंदर क्या है, कन्वर्जन और कोमा जैसी उत्पन्न करने के लिए कन्वर्जन या फिर कोमा जैसी स्टेज उत्पन्न करने के लिए, कन्वर्जन या कोमा जैसी स्टेज उत्पन्न करने के लिए पेशेंट को कैम्फोर कार्डियाजोल क्या दिया जाता था उसको, कैम्फोर, कार्डियाजोल और मेट्रोजोल नामक उसको कैम्फोर कपूर, ये चीज़ें देके पेशेंट के अंदर कन्वर्जन जैसी सिचुएशन को उत्पन्न किया जाता था। ये कब का दौर है? 90 से 1930 का दौर है। उसके बाद में और थोड़ा सा दौर बढ़ा, 1933 का दौर आया। सेकल नामक साइंटिस्ट ने इसके ये दौर है 1933 का दौर, और इसको सेकल नामक वैज्ञानिक ने क्या, इस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की? इंसुलिन शॉक थेरेपी की खोज की। किसकी खोज की? इंसुलिन शॉक थेरेपी। किसके मेरे प्यारे विद्यार्थी? इंसुलिन शॉक थेरेपी। अब इंसुलिन शॉक थेरेपी की खोज की तो ये थेरेपी किस तरह से काम करती है, इसको देने के बाद में पेशेंट, या देखो इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन पेशेंट को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पेशेंट को लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन दिया जाता है, जिसके द्वारा पेशेंट के अंदर कोमा या कन्वर्जन जैसी सिचुएशंस उत्पन्न हो जाती है। पेशेंट किस में जाता है? जब इंसुलिन के डोज ज़्यादा दे दिया जाए तो पेशेंट किसके अंदर? हाइपोग्लाइसेमिक के अंदर जाता है, जिससे
कोमा या कन्वल्जन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद में जब पेशेंट को वापस से क्या दिया जाता है, तो आईवी ग्लूकोज दिया जाता है, तो पेशेंट भी 10 से 15 मिनट के अंदर पेशेंट क्या है उसके प्रारंभिक स्टेज के अंदर आ जाता था। तो देखो इस दौर के अंदर, शेकल के दौर की बात है, देखो पेशेंट गिव large dose of इंसुलिन। पेशेंट को क्या देते हैं, लार्ज डोज इंसुलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है पेशेंट को, जैसे ही पेशेंट को क्या दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही पेशेंट को लार्ज डोज इंसुलिन दिया जाता है तो पेशेंट कैसे कंडीशन में जाता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर चला जाता है। तो पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया, पेशेंट को क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन होता है। जैसे ही पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन होता है तो कोमा स्टेज फॉर 3 आवर आफ्टर, पेशेंट क्या है 3 घंटे के बाद में कोमा की स्टेज के अंदर जाता है। पेशेंट क्या है, पेशेंट आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद में आफ्टर 3 आवर्स पेशेंट गो टू कोमा। 3 घंटे के बाद में पेशेंट की सिचुएशन किसके अंदर चली जाती है, कोमा के अंदर चली जाती है। किसके अंदर जाती है, पेशेंट की सिचुएशंस कोमा के अंदर। देन जब उसी पेशेंट को कोमा से निकालने के लिए, देन उसके बाद में जब पेशेंट को किससे निकाल जाता है, कोमा से, देन तो आईवी क्या दिया जाता है उसको, ग्लूकोज। पेशेंट को क्या दिया जाता है, आईवी ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आईवी ग्लूकोज। पेशेंट वेकअप 10 to 20 मिनट, पेशेंट कितने समय में उठ जाता था, पेशेंट वेकअप होता है, क्या होता था, पेशेंट वेकअप 10 to 20 मिनट्स। पेशेंट क्या है, वेकअप होता था कितने मिनट के अंदर, 10 to 20 मिनट्स के अंदर पेशेंट वेकअप हो जाता था। होता था नहीं होता था। अब इस दौर के बाद की बात करते हैं हम 1938, किसकी बात है, 1938 का जो दौर है, उतार 19 स्टार लगा के लिख लो, 1938 यूगो कार्लेटी एंड लूसिनो बिनी। ये कब का दौर है, यूगो कार्लेटी और लूसिनो बिनी ने इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, शॉक या इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी की खोज की। आज इसी को क्या बोलते हैं, ईसीटी बोलते हैं। टुडे नॉन हैज, आज इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। देख इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, अब ये ईसीटी होती क्या है, देखो ईसीटी इज ए फिजिकल थेरेपी इन विच उसके इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड ऑन
द टेम्पोरल रीजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोड्स को लगाया जाता है और करंट पास किया जाता है। करंट पास करने के बाद में पेशेंट के अंदर जो सीजर जैसी सिचुएशंस उत्पन्न होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ईसीटी बोलते हैं। ईसीटी इज ए, देखो, इट इज ए फिजिकल या सोमैटिक थेरेपी। ये क्या है, फिजिकल और सोमैटिक थेरेपी इन विच with the help of electrode current is passed। क्या करते हैं, करंट इज पास्ड। करंट को कहाँ पास किया जाता है, इन टेम्पोरल रीजन या हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, टेम्पोरल रीजन ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन किसके लिए, टू प्रोड्यूस सीजर प्रोड्यूस या सीजर या को प्रोड्यूस करने जैसी सिचुएशंस उत्पन्न करने के लिए करंट पास किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ईसीटी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, ईसीटी। अब मेरे भाई प्यारे विद्यार्थियों, ईसीटी देने की दो टेक्निक होती है, डायरेक्ट ईसीटी, इनडायरेक्ट ईसीटी। कौन सी होती है, डायरेक्ट ईसीटी। भाई देखो, डायरेक्ट ईसीटी की बात मैं करूँ तो आपने आधा घंटे पहले एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है पेशेंट को। क्या दिया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि पेशेंट के अंदर जो सिक्रेशंस हैं वो सिक्रेशन को क्या होता है, रोक दिया जाता है, या सिक्रेशन नहीं होता कि वो क्या है, रिगर्जिटेट करने का मोर चांसेस होता है। उसके बाद में डायरेक्ट पेशेंट को क्या है, ईसीटी टिका दिया जाता है। और इनडायरेक्ट ईसीटी के लिए सबसे पहले पेशेंट को क्या है, एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है आधा घंटे पहले से। उसके बाद में थायोपेंटल सोडियम का इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थेटाइज के रूप में, या उसके बाद में पेशेंट को सक्सिनाइल कोलिन का इंजेक्शन दिया जाता है मसल रिलैक्सेंट के रूप में। आफ्टर दैट पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है मास्क के द्वारा, ताकि उसके अंदर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंटता नहीं हो। पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए दी जाती है। ओके, उतारो। और इसके बाद में पेशेंट को क्या है, फिर ईसीटी दे दी जाती है। उतार ले सकते हैं, चलो देखो, ये डायरेक्ट ईसीटी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। दूसरी कौन सी होती है, इनडायरेक्ट ईसीटी। अगर डायरेक्ट ईसीटी पेशेंट को देते हैं तो एट्रोपिन सल्फेट, ये एट्रोपिन सल्फेट का जो इंजेक्शन है, ये एट्रोपिन सल्फेट कब दिया जाता है, हाफ आवर बिफोर। ठीक है, आधे घंटे पहले एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद में पेशेंट को क्या है, ईसीटी लगाई जाती है, दैट इज ए डायरेक्ट ईसीटी। इनडायरेक्ट ईसीटी के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट ईसीटी के अंदर एट्रोपिन
एट्रोपिन सल्फेट क्या है, पेशेंट को आधा घंटे पहले क्या दिया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है आफ्टर बिफोर ईसीटी। अब ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए पेशेंट के जो सिक्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द सिक्रेशन पेशेंट को सिक्रेशन को रोकने के लिए। थायोपेंटेल सोडियम क्या दिया जाता है पेशेंट को, थायोपेंटेल सोडियम। थायोपेंटेल सोडियम पेशेंट को दिया जाता है। ये पेशेंट को कितना दिया जाता है, थायोपेंटेल सोडियम 5 to 10 ml दिया जाता है। कितना दिया जाता है थायोपेंटेल सोडियम, 5 to 10 ml थायोपेंटेल सोडियम, और ये 0.6 to 1 ml थायोपेंटेल सोडियम दिया जाता है। थायोपेंटेल सोडियम के बाद में पेशेंट को दिया जाता है मसल रिलैक्सेंट सक्सिनाइल कोलिन है, सक्सिनाइल कोलिन, दैट इज द सक्सिनाइल कोलिन क्या है, सक्सिनाइल कोलिन मसल रिलैक्सेंट। अब मसल रिलैक्सेंट देने के बाद में सक्सिनाइल कोलिन क्या है, दैट इज द मसल रिलैक्सेंट है। सक्सिनाइल को अब पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है, ऑक्सीजन बाय मास्क पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क दी टू प्रिवेंट क्यों दिया जाता है मास्क से ऑक्सीजन, टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया टू ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को लास्ट में क्या दिया जाता है, ईसीटी। लास्ट के अंदर क्या दी जाती है, पेशेंट को अंत में ईसीटी दी जाती है। एनेस्थेटाइज एजेंट, या एंजियोलाइटिक। क्या हुआ वीरेंद्र, उतार लिया, उतार। देखो टाइप ऑफ एसिटी, टाइप ऑफ एसिटी एसिटी क्या है, देखो टाइप ऑफ एसिटी के अंदर क्या है, एक तो मोनोपोलर होती है और बाइपोलर एसिटी होती है। कौन सी, मोनोपोलर एसिटी, मोनोपोलर, और द्वितीय होती है बाइपोलर एसिटी। देखो अगर बाइपोलर एसिटी जब पेशेंट के अंदर दी जाती है तो पेशेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है उसका प्लेसमेंट होता है बाय टेम्पोरल लॉब। कहाँ पे, बाय टेम्पोरल लॉब। जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होता है बाय पैरेटल
बाय टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब से भी ट्रेगस ऑफ ईयर एंड आउटर कैंथस ऑफ आई से ट्रेगस ऑफ ईयर, दैट इज द ट्रेगस ऑफ ईयर से 3 सेंटीमीटर एबोव। तो ये क्या इसका प्लेसमेंट होता है। देखो, अगर मोनोपोलर एसीटी अगर पेशेंट को दिए जाती हैं तो नॉन डोमिनेंट, देखो मोनोपोलर एसीटी को जब पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं तो नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ द बॉडी का क्या है, नॉन डोमिनेंट पार्ट या नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ द टेम्पोरल, नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ द टेम्पोरल, नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ टेम्पोरल, नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ टेम्पोरल, साइड ऑफ टेम्पोरल, नॉन डोमिनेंट ऑफ सेंट्रोपेराइटल, नॉन डोमिनेंट ऑफ सेंट्रोपेराइटल। कहने का मतलब सीधी बात यूँ है कि अगर राइट साइडेड हैंडेड पर्सन्स को जो ईसीटी लगाई जाती है तो वह नॉन डोमिनेंट, राइट साइड को राइट साइड के अंदर, लेफ्ट को अंदर साइड पर्सन को लेफ्ट साइड की तरफ। तो टाइप ऑफ ईसीटी उदाहरण, देखो अमाउंट ऑफ उतर अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट कि अमाउंट ऑफ करंट के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर 70 से 130 वोल्टेज का इसके अंदर करंट प्रोवाइड करता है। अगर 200 से 1600 मिली एम्पियर के फॉर्म के अंदर और 0.6 से 1 सेकंड के लिए कितना दिया जाता है इसको, 70 to 70 to 110 वोल्ट्स का 200 से 1600 मिली एम्पियर। और इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ मैं, टाइम ड्यूरेशन 0.6 to 1 सेकेंड। जो इसका जो टाइम ड्यूरेशन वह कितना होता है, 0.6 से 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन इसका होता है। लिख लीजिए। देखो नेक्स्ट आता है इसके अंदर सीजर का प्रोडक्शन। सीजर प्रोडक्शन, ये सीजर टोनिक क्लोनिक सीजर है। सीजर प्रोड्यूस दैट इज द टॉनिक क्लोनिक सीजर। क्या आता है इसमें, टॉनिक है, टॉनिक सीजर। दूसरे कहता है क्लोनिक सीजर। अगर टॉनिक सीजर है दैट इज द टॉनिक सीजर, वो कितने समय के लिए आता है, 5 to 10 सेकेंड के लिए। और क्लोनिक कितना आता है, 25 to 30 के लिए। कितना, 25 to 30 के मसल कॉन्ट्रैक्शंस कितने समय के लिए होती है, 10 सेकेंड के लिए। मसल का कॉन्ट्रैक्शन कितने समय के लिए होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन कितना 10 सेकेंड, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कितना सेकेंड के लिए, और कन्वर्जन या मूवमेंट, कन्वर्जन और मूवमेंट जैसे सिचुएशंस कितने 20 टू 30 सेकेंड तक, कितने समय तक होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शंस 30 और क्लोनिक सीजर के अंदर कन्वर्जन या मूवमेंट होता है 30 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए। अब इसके इंडिकेशन की मैं बात करूँ कि ये कौन सी सिचुएशंस के अंदर दी जाती है और कौन सी सिचुएशन के अंदर दी जाती है। देखो किस में फ़ायदेमंद होती है, किस में फ़ायदेमंद नहीं होती है। सबसे पहले इंडिकेशन, इंडिकेशंस के अंदर पहला आता है मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट को। किसको देते हैं ये, मेजर डिप्रेशन किसको दी जाती है, मेजर डिप्रेशन वाले। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, दूसरे किसको, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट को। थर्ड नंबर की बात करूँ मैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस वाले पेशेंट में। और एक आता है सुसाइडल अटेम्प्ट्स वाले पेशेंट को, सुसाइडल अटेम्प्ट वाले पेशेंट के अंदर भी क्या दी जाती है, ये दी जाती है इसको, सुसाइडल अटेम्प्ट्स वाले पेशेंट के अंदर भी उदाहरण। क्या हुआ नरेंद्र, सुसाइडल अटेम्प्ट, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, मूड, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस उतारिए। देखिए अब कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस किसके अंदर है। देखो आप इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते, पेशेंट ट्रूमा की कंडीशन है, हेमरेज की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में भी इसको नहीं दी जाती है। पेशेंट के अंदर फ्रैक्चर हो, नहीं दी जाती है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन वगैरह हो तब भी पेशेंट को नहीं दी जाती है। रिट्रोग्रेड रेटिनल डिटैचमेंट या ग्लूकोमा वाले पेशेंट को भी इसको नहीं दी जाती है। देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर क्या है, ट्रोमा, हेमरेज, हेमेटोमा वाले में, प्रेगनेंसी के अंदर भी, एमआई के अंदर, ग्लूकोमा के अंदर,
रेटाइनल डिटैचमेंट, रेटाइनल डिटैचमेंट ऐसे सिचुएशंस के अंदर पेशेंट को ईसीटी नहीं दी जाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या हुआ कपिल? देखो नेक्स्ट बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की बात में। ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी, ये बात है कि ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी 3 टाइम ए वीक, एक सप्ताह के अंदर क्या है ईसीटी कितनी बार दी जाती है? 3 बार दी जाती है। कितनी बार? 3 बार। अगर जो ईसीटी है द्वितीय के हैं, अगर ईसीटी है 5 to 10 टाइम, 5 to 10 टाइम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, कौन से वाले पेशेंट के अंदर 5 से 10 बार ईसीटी दी जा सकती है एक सप्ताह के अंदर? और कौन से बाइपोलर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, कौन से वाले पेशेंट में बाइपोलर अफेक्टिव डिस वाले पेशेंट के अंदर क्या दी जाती है? 5 से 10 टाइम तक। कितने? 5 से 10 बार। ओके, देखो अगर इस ईसीटी को देने के बाद में पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है। देखो कॉम्प्लिकेशन, ईसीटी देने के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। रेट्रोग्रेड एमनेशिया है, स्टार लगा के लिख दो। कौन सा? रेट्रोग्रेड एमनेशिया पेशेंट के अंदर रिसेंटली मेमोरी का क्या है? लॉस होता है। रेट्रोग्रेड एमनेशिया पेशेंट के अंदर क्या है? रेट्रोग्रेड एमनेशिया जैसी शिकायत समस्याएं होती है। कन्वर्जन सॉरी कन्फ्यूजन, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, कंफ्यूजन, सेकेंड में चांस हो सकता है फ्रैक्चर होने का, चांस ऑफ फ्रैक्चर। अगर मोस्ट कॉमन की बात करें तो ये तो होता ही है। रेट्रोग्रेड एमनेशिया पेशेंट को देखने को रिसेंट मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी कॉम्प्लिकेशन। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, नर्सिंग केयर की बात करेंगे। जो नर्सिंग केयर पेशेंट में किस तरह की दी जाती है? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी, आफ्टर ईसीटी। क्या प्रियंका? चांस ऑफ फ्रैक्चर, ये नहीं है कि पेशेंट के अंदर फ्रैक्चर होगा, इससे चांस है कि फ्रैक्चर हो सकता है। देखो बिफोर ईसीटी, देखो नर्सिंग केयर
नर्सिंग केयर बिफोर ईसीटी, बिफोर ईसीटी, ड्यूरिंग और आफ्टर ECT, ड्यूरिंग ECT, बिफोर ECT की बात करूं मैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर ECT की बात करूं, अगर बिफोर ECT के अंदर पेशेंट हैं, ECT से संबंधित उसका टेस्ट करवाना, उसका कंसेंट फॉर्म लिया जाता है, उसको एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आर्टिफिशियल कोई चीज़ें उसके अंदर लगा रखी है तो उसको हटा दिया जाता है। मेटल्स पहना हुआ है तो उसको हटा दिया जाता है, और आर्टिफिशियल उसके टीथ है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, देखो बिफोर के अंदर पहला है ना, इन्वेस्टिगेशन टू ECT, दैट इज ECT से संबंधित। या कंसेंट तो रिटर्न होता है, रिटर्न कंसेंट है। पेशेंट से क्या है, रिटर्न कंसेंट लिया जाता है। रिमूव मेटल, अगर मेटल की कोई चीज पहनी होती है, आर्टिफिशियल टीथ, आर्टिफिशियल डेंटरस किसको रिमूव कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल डेंटर्स हैं उनको रिमूव करते हैं। किसको, आर्टिफिशियल डेंटर्स, एट्रोपिन सल्फेट, पेशेंट को क्या दिया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन बिफोर ECT। एट्रोपिन का इंजेक्शन पेशेंट को एम्पटी बाउल एंड ब्लेडर, एम्पटी किया जाता है उसको। लूजनिंग क्लॉथ, पेशेंट के जो क्लॉथ्स है वो क्या है, लूजनिंग क्लॉथ्स उसको पहनाया जाता है, लूजनिंग क्लॉथ्स। एंड NPO टू पेशेंट को क्या रखा जाता है, NPO, पेशेंट को क्या रखा जाता है, NPO, पेशेंट NPO क्या रखा जाता है, पेशेंट को ड्यूरिंग ECT, अगर ECT दे रहे हो उस समय पेशेंट के ड्यूरिंग या बिफोर ECT के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू ECT, रिटर्न कंसेंट, रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट या आर्टिफिशियल डेंटर्स, एट्रोपिन सल्फेट बिफोर गिविंग ECT ऑफ हार्स, एम्पटी बाउल एंड ब्लेडर, लूजनिंग द क्लॉथ एंड NPO, पेशेंट को क्या रखा जाता है, NPO रखा जाता है। देखो अगर ड्यूरिंग की बात करता हूँ, ड्यूरिंग ECT के अंदर है, ECT के दौरान जो पेशेंट को है उसको पिलो, स्मॉल पिलो अंडर, स्मॉल पिलो का लंबर कर्व के अंदर क्या है, स्मॉल पिलो रखा जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से
झटके की वजह से फ्रैक्चर ना हो। माउथ माउथ गेग, माउथ गेग, माउथ गेग क्यों रखा जाता है? क्योंकि टंग बाइट फाइट ना हो। माउथ गेग क्यों रखा जाता है? कि ताकि टंग वंग क्या है, कटे नहीं। हम्म। मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन देते हैं? थायराइड ड्यूरिंग एसीटी के दौरान कौन सी एसीटी? थायोपेंटेल, 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 सक्सिनाइल कोलिन। कौन कौन से? थायोपेंटेन सोडियम एंड थायोपेंटेन सोडियम, सोडियम एंड सक्सिनाइल कोलिन। मेडिसिन के कौन सी दी जाती है? थायोपेंटेन सोडियम और सक्सिनाइल कोलिन। ऑक्सीजन बाय मास्क, मास्क से क्या दिया जाता है? ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन बाय मास्क, ऑक्सीजन बाय मास्क, पेशेंट को मास्क से ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट सपोर्ट, सपोर्ट SUPPORT, सपोर्ट शोल्डर, शोल्डर को सपोर्ट, शोल्डर एंड आर्म, किसको? शोल्डर एंड आर्म, सपोर्ट शोल्डर एंड आर्म एंड रिस्ट्रेन किया जी। और टाइटनिंग, TIGHTEN, टाइट लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड, टाइट कौन रखा जाता है? लोअर एक्सट्रीमिटीज को रखा जाता है। टाइट लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं। और पेशेंट को देखो सुपाइन पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। पेशेंट को पोजीशन कौन से? देखो सबसे पहले पहले बात करो तो पेशेंट को क्या है? सुपाइन पोजीशन देते हैं। उसके बाद के अंदर स्मॉल पिलो अंडर द लंबर कर्व, माउथ गेग, मेडिकेशन थायोपेंटेल सोडियम सक्सिनाइल कोलिन, ऑक्सीजन बाय मास्क से प्रोवाइड किए जाते हैं। सपोर्ट करते हैं शोल्डर एंड आर्म को, एंड टाइट पकड़ते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज को, किसको? लोअर एक्सट्रीमिटी। तो बिफोर ईसीटी और ड्यूरिंग ईसीटी, बिफोर ईसीटी ड्यूरिंग एसीटी के अंदर नर्सिंग केयर ये की जाती है। और देखो इसके बाद में उतार, देखो इसके अंदर वाइटल साइन, आफ्टर ईसीटी क्या देखते हैं हम? वाइटल साइन, वाइटल साइन। पेशेंट का क्या देखते हैं? वाइटल साइन। पेशेंट को क्या करते हैं? साइड लाइन पोजिशन, दूसरे के साइड, पेशेंट साइड लाइन पोजीशन। पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन इसलिए दिया जाता है कि सिक्रेशन ऑपरेशन क्या है, उसको रिगर्जिटेट ना करे। पेशेंट को क्या दिया जाता है? साइड लाइन पोजीशन। वाइटल साइन उसका चेक किया जाता है, साइड लाइन पोजीशन उसको दी जाती है। रीओरिएंटेशन ऑफ पेशेंट है, देखो रीओरिएंटेशन ऑफ पेशेंट को ओरिएंटेड करवाया जाता है। रीओरिएंटेशन क्या कराया जाता है? पेशेंट को रीओरिएंटेशन क्या करवाते हैं? पेशेंट को इसके बाद में रीओरिएंटेड करवाते हैं, कि उसको रीओरिएंटेड करवा के देखते हैं कि उसको क्योंकि पेशेंट को क्या समस्या देता है? रेट्रोग्रेड एमनेशिया वाले सिचुएशंस उसको देखने को मिलती है। रीओरिएंटेड पेशेंट, पेशेंट को देखते हैं, नोट करते हैं एनी टाइप ऑफ इंजरी, कि इसके दौरान पेशेंट को किसी तरह से इंजरी तो नहीं हुई है।
रीओरिएंटेड करते हैं पेशेंट, नोटिफाई द पेशेंट की इंजरी को नोट करते हैं। आफ्टर 1 आवर शुड प्रोवाइड ब्रेस्ट ब्रेकफास्ट। 1 घंटे के बाद में पेशेंट को नोट इन टू बॉडी। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद में पेशेंट को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ब्रेकफास्ट। आफ्टर 1 आवर्स पेशेंट गिव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या दिया जाता है? पेशेंट को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। नहीं अलाउ करते हैं पेशेंट को फॉर डेली लिविंग एक्टिविटी के लिए। स्टार लगा के लिख लो, अलाउ द पेशेंट फॉर डेली लिविंग एक्टिविटी। पेशेंट को अलाउ किसके लिए करते हैं? डेली एक्टिविटी के लिए अलाउ किया जाता है। देखिए, अगर पेशेंट को जो नर्सिंग केयर की जाती है, पेशेंट को जो नर्सिंग केयर दी जाती है, वो नर्सिंग केयर बिफोर ईसीटी, ईसीटी से पहले पेशेंट को क्या क्या केयर देते हैं हम? इन्वेस्टिगेशन, जितने भी तरह के पेशेंट के अंदर हमें इन्वेस्टिगेशन करवाना होता है, वह इन्वेस्टिगेशन क्या है की जाती है। रिटर्न पेशेंट से कंसेंट फॉर्म लिया जाता है कि नहीं होता? पेशेंट के जितने भी उसके मेटल्स के जो पहने हुए आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स को निकाला जाता है। उसके बाद में पेशेंट को बाउल और ब्लैडर को क्या है? एम्प्टी किया जाता है। खाली किसको किया जाता है? उसके बाउल एंड ब्लैडर को। जो उसके अंदर उसको ये देखा जाता है कि पेशेंट ने कपड़े किस तरह के पहन रखा है, कि कहीं टाइट वाइट कपड़े तो नहीं पहन रखे, इसके मेरे झटके की वजह से कपड़े क्या है? फट ना जाए। और पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है। हालांकि पेशेंट को कंसेंट के बाद में एनपीओ होता है। देखो, ड्यूरिंग ईसीटी, अगर पेशेंट को हम ईसीटी दे रहे हैं, ईसीटी के दौरान क्या करना है? पेशेंट की पोजीशन को सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट को रखा जाता है। उसके बाद में उसके स्मॉल पिलो अंडर द लंबर कर्व के अंदर माउथ गैग मेडिसिन्स, एट्रोपिन सल्फेट उसको दिए जाते हैं, सक्सेनाइल कोलिन इसको दिया जाता है, ऑक्सीजन बाय मास्क सपोर्ट शोल्डर आर्म एंड टाइट द लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर आफ्टर ईसीटी के बाद में, ईसीटी देने के बाद में पेशेंट को सबसे पहले नोट करते हैं उसके वाइटल साइन को, कि पेशेंट के अंदर वाइटल को चेक किया जाता है, स्टेबिलिटी। उसके बाद में पेशेंट को क्या रखा जाता है? पेशेंट को साइड लाइन पोजिशंस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में उसको ओरिएंटेड किया जाता है कि उसके टाइम पैलेस पर्सनस के बारे में। नोट एनी टाइप ऑफ इंजरी ऑफ बॉडी के अंदर इंजरी को नोट किया जाता है। आफ्टर 1 आवर्स द पेशेंट गिव ब्रेकफास्ट, और उसको ब्रेकफास्ट अलाउ द पेशेंट फॉर कि पेशेंट को ये बोला जाता है कि जो उसके जो डेली लिविंग एक्टिविटी को है वो उसको करता रहे। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब आती है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म वो होता है कि पर्सन्स एक एक्चुअलता में एंजाइटी की सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए जब डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अगर पर्सन्स रूटीन लाइफ के अंदर अगर डिफेंस मैकेनिज्म को यूज में करता है तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर वह इट इज ए थ्रेटन ऑफ ए पेशेंट।
लगातार उसको यूज में लेता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म इज ए एंजाइटी सॉल्व्ड प्रोसेस। एंजाइटी सॉल्व्ड process if a person who is used persistent, क्या है persistent, then may occur threat। कहने की मतलब पूरी प्रोसेस की बात यूँ है कि डिफेंस मैकेनिज्म वही है कि पर्सन एक सीमित एंजाइटी को जो रिजॉल्व करने के लिए जब इसका उपयोग किया जाता है या इसको काम में लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफेंस मैकेनिज्म कई तरह की होती है। कंपेंसेशन हुआ, डिनाइल हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिक्सेशन हुआ, फ्लाइट ऑफ आइडिया हुआ, क्या हुआ, सिंपली है, ठीक है। तो देखो एक एक करके हम उसके डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप को देख लेते हैं। देखो पहलो कंपेंसेशन। पहला क्या है, कंपेंसेशन। दूसरा डिनाइल। डिस्प्लेसमेंट। फिक्सेशन। फ्लाइट ऑफ आइडिया। इंट्रोडक्शन या इंटरपर्सनल रिपरेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, सप्रेशन, सब्लिमेशन, सबस्टिट्यूशन, withdrawal, rationalization, rationalizations। डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, कंपेंसेशंस, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, फिक्सेशंस, फ्लाइट ऑफ आइडिया, इंटरपर्सनल, रिप्रेशंस, प्रोजेक्शंस, रिग्रेशंस, रिएक्शन फॉर्मेशंस। आइडेंटिफिकेशन क्या ये होता है, आइडेंटिफिकेशन
ठीक है, और एक होता है ट्रांसफरेंस, डबल बार कौन सा यू। ट्रांसफरेंस कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंस। देखो अब कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेट करता है। देखो कंपेंसेशन डिफेंस मैकेनिज्म वो होता है कि अगर एक व्यक्ति या एक पर्सन एक चीज के अंदर क्या है, कमजोर है, लेकिन वही पर्सन्स अपने दूसरे चीज के अंदर एक्टिव है, दैट इज द कंपेंसेशन। एग्जांपल के लिए एक व्यक्ति किसी चीज के अंदर तो कम हो, या कहने का मतलब है कि एक पर्सन जैसे कि पढ़ाई के अंदर कमजोर है, खेल के अंदर बहुत अच्छा हो, तो दैट इज इस पर चीज को क्या बोलोगे आप, कंपेंसेशन। डेनाइल, डेनाइल वो होता है, डेनाइल के अंदर पर्सन क्या होता है कि वह उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, जैसे उसको किसी तरह की कोई बीमारी है। फॉर एग्जांपल के लिए डेनाइल के अंदर पर्सन जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स रहती है उस प्रॉब्लम्स को मानने को तैयार नहीं होता है। जैसे कि कोई पेशेंट को कैंसर्स हैं, तो पहले तो वह क्या है, पेशेंट उस चीज़ को मानेगा नहीं कि मुझे कैंसर है, बट उसको रिपोर्ट दिखाने के बाद में धीरे 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 वह अनअक्सेप्टेड आइडियाज़ को वह क्या है, एक्सेप्टेबल आइडियाज़ के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी अंदर जैसे किसी के अंदर कमजोर है, या अपनी किसी की कमजोरी को क्या है वह दूसरों के ऊपर थोपता है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी पर्सन्स को अगर इंजेक्शन, या किसी नर्सिंग ऑफिसर्स को वो चीज़ करना नहीं आता है, तो वो दूसरे को बोलता है कि भाई तुम्हें वो चीज़ नहीं आती, मतलब कहने को अपनी कमी को दूसरे के ऊपर डिस्प्लेसमेंट करना, दैट इज क्या है, ओ सॉरी 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 डिस्प्लेसमेंट का है कि हाई डिस्प्लेसमेंट का कम खतरनाक पर्सन्स के ऊपर थोप देना। फॉर एग्जांपल के लिए किसी से कोई लड़ाई झड़प हो जाती है, तो वो घर पे आके किसी बच्चे को पीटता है, या किसी को अपना मतलब डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा को कम करने के लिए पर्सन्स दूसरे पर्सन्स के लिए जो उससे कम खतरनाक पर्सन्स को उसके ऊपर अपने गुस्से को उतारना, दैट इज द एग्जांपल के घर पे आने के बाद में किसी पिटाई उटाई कर देना, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट होता है। कि डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि वो पर्सन से कम खतरनाक पर्सन की तरफ अपने जो गुस्से को करना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फिक्सेशंस, फिक्सेशंस का मतलब होता है कि जैसे एक पर्सन से जिसका आइडियाज फिक्स हो गया, जैसे 55 साल की उम्र वाला पर्सन ऐसे आइडियाज़ को या उसका आइडियाज एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 50 ईयर का पर्सन थंब सकिंग करना, दैट इज द फिक्सेशंस ऑफ आइडियाज। या देखो आइडेंटिफिकेशंस के अंदर वो क्या होता है कि पर्सन से ये आइडेंटिफाई करता है कि हॉस्पिटल में, या फॉर एग्जांपल के लिए पेशेंट के भी किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, कैसे अब वह डॉक्टर्स या फिर नर्स को या नर्सिंग ऑफिसर्स को देख के क्या करता है वह कि वह उस तरह का आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता है, बस वैसा करने का कि मैं भी आगे से डॉक्टर्स बनूंगा या नर्सिंग ऑफिसर्स बनूंगा। या आइडेंटिफिकेशन, या फॉर एग्जांपल के लिए किसी भी एक्टर्स की नकल करना, दैट इज द क्या कहलाता है, वह आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ट्रांसपेरेंस, ट्रांसपेरेंस होता है कि जैसे कि वो भी एक तरह से हॉस्पिटल में एडमिट वृद्ध व्यक्ति या किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति है, वो किसी भी पर्सन्स को या डॉक्टर्स या नर्स को किसकी दृष्टि से देखता है, सी इज़ माई डॉटर, इस तरह की मेरी डॉटर के जैसा उसका है ना आचरण, इस तरह के वो देखता है। ट्रांसफर, ये प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब है कि अपनी जो कमी को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करना, अपनी खुद की कमी को किसी दूसरे के ऊपर। ये बोलता है कि इस नर्सिंग ऑफिसर्स को ये इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, चाहे वो खुद को नहीं आता हो, बट वह
दैट इज द, ये क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन। रिप्रेशंस, रिप्रेशन, रिप्रेशंस, देखो रिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी ट्रोमेटिक सिचुएशंस होती है जिसके अंदर पर्सन्स अपने इवेंट्स को भूल जाता है। दैट इज जस्ट लाइक ए कॉन्फाबुलेशंस के अंदर उसके गैप हो जाता है, मेमोरी के अंदर गैप हो जाता है, या वो बैकवर्ड इवेंट्स को क्या है नॉट मतलब बता नहीं पाता। दैट इज सप्रेशन, सप्रेशन के अंदर मेरे दोस्त, सप्रेशंस के अंदर क्या होता है, सप्रेशंस के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए एक बंदा है जो क्या जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है। अगर एग्ज़ाम के सिचुएशन के दौरान एंड मौके पर उस पर्सनस का किसी से लड़ाई झगड़ा झपट हो जाती है, तो वो उस पर्सनस को क्या करता है, भूलने की या उस इवेंट्स को भूलने की जो कोशिश करता है उसको क्या बोलते हैं, सब रिएक्शन फॉर्मेशंस। रिएक्शंस फॉर्मेशंस के अंदर ये होता है कि जब सासू माँ और बहू के बीच में आपस में लड़ाई चल रही होती है, इस इवेंट्स के बीच में कोई उनके साथी मित्र जोड़ी मिलने वाले आ जाती हैं, तो वह ऐसा एक्सप्रेशन से शो करती है जैसे कि वह उस इवेंट्स को जानती, मतलब वह इवेंट्स किया ही नहीं था। सब्लिमेशन या सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशंस का मतलब है कि एक पर्सन हाईएस्ट टारगेट को क्या कर देता है, अचीव कर। सबस्टिट्यूशंस के अंदर पर्सन हाईएस्ट टारगेट को सेट करता है, बट वह ही इज नॉट अचीव दिस टारगेट एंड इज सेटिस्फेक्शंस देन अचीवमेंट करता है लोअर टारगेट को। जैसे किसी पर्सन ने या किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने एमबीबीएस का टारगेट सेट कर रखा है, लेकिन वह एमबीबीएस नहीं बन के वह नर्सिंग ऑफिसर या फिर बीएससी नर्सिंग कर लेता है, तो दैट इज दी, उसको क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूशन। सब्लिमेशंस के अंदर क्या होता है, सब्लिमेशंस के अंदर एक पर्सन से या फिर एक शायर मान लो, या एक एग्जाम्पल मान लो कि कोई भी पर्सन से कि किसी अपनी गर्लफ्रेंड की याद के अंदर कोई जो सॉन्ग्स वगैरह गाता है, पर वह अच्छा एक सिंगर बन जाता है, और तो इसी को क्या बोल, ये होता है, क्या होता है ये सब्लिमेशन। या देखो एक प्रेमी अपने प्रेमिका के खुशी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखता है, और वह एक राइटर बन जाता है, तो उसको दैट इज क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सबस्टिट्यूशन, विदड्रॉवल, विदड्रॉवल, विदड्रॉवल ऐसी कंडीशंस होती है, या विदड्रॉवल उसको बोलते हैं जब एक पर्सन से जो अपने टारगेट को या अपने अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसे सिचुएशंस के अंदर वह अपने वास्तविकता से दूर भागने लगता है, तो दैट इज द कंडीशंस क्या कहलाती है, विदड्रॉवल। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन वो होता है मेरे दोस्तों की, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा किसी एग्जाम्स के अंदर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, लेकिन वह अपने फेल का भांडा किसके फोड़ता है, कि टीचर की, मेरे टीचर्स ने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया। फिक्सेशन और फैंटेसी, ये क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया, फैंटेसी, फैंटेसी। देखो कहने का मतलब ये है कि एडल्ट एज के अंदर थम सकें, फिक्सेशन, थम सकें, फैंटेसी 13 to 19 ईयर। भाई फैंटेसी का मतलब ये होता है कि, फैंटेसी का मतलब होता है कि सपनों की दुनिया के अंदर खोए रहना। फॉर एग्जांपल के लिए एक 13 to 19 ईयर की जो गर्ल्स होती है, वह क्या सोचती है कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे
शादी ब्याह करके ले जाएगा, मेरी शादी उससे होगी, इससे होगी, उससे होगी, इस तरह की वो फैंटेसी दुनिया के अंदर रहता है। तो क्या बोल रहा हूँ? थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू।